अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर जिसका नाम ऑसिलेशन है उसके एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। इधर इस जगह पर मैं एक एक ऑब्जेक्टिव का आइडिया और सलूशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। जो पहला ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 7 का पहला ऑब्जेक्टिव है, उस पहले ऑब्जेक्टिव में है दैट फर्स्ट करो हमारे पास है एक रेडियो। लेट मी कंसिडर वी हैव अ रेडियो। अगर हमारे पास एक रेडियो है और हम उसकी ट्यूनिंग करना चाहते हैं, यानी कभी एक स्टेशन लगाते हैं, कभी दूसरा स्टेशन लगाते हैं, कभी FM 101 सुनते हैं, कभी क्या, तो ये किस चीज की एग्जांपल है? तो याद रखें, रेडियो की जो ट्यूनिंग है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। रेजोनेंस इसमें क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल कैपेसिटर इस्तेमाल करें या वेरिएबल क्वांटिटी इस्तेमाल करें जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, तो इट मीन ये रेजोनेंस है। और इलेक्ट्रिकल क्यों है? तो याद रखना, अगर आप मैकेनिकल सिस्टम को वेरिएट करके फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं then it is mechanical resonance। और अगर आप किसी सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वैल्यू को कम ज्यादा करके फ्रीक्वेंसीज मैच कर रहे हैं तो इट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो रेडियो के अंदर जो होता है वो कैपेसिटर होता है और हम उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कभी कम करते हैं और कभी ज्यादा, और कैपेसिटेंस को कम ज्यादा करने से हम दो फ्रीक्वेंसीज को आपस में इक्वलाइज करते हैं। दो फ्रीक्वेंसीज को मैच कराना रेजोनेंस है। विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर करना इट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन सी। इसी एक्सरसाइज का दूसरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन जो है इसमें आप लोग फूड की कुकिंग भी करते हैं, इसमें आप कुकिंग भी करते हैं और आप फूड को गर्म भी कर देते हैं। ये किसकी एग्जांपल है? तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि माइक्रोवेव ओवन में आप जो भी फूड स्टफ रखते हैं, कोई भी फूड स्टफ रखते हैं, तो इस माइक्रोवेव ओवन से रेडिएशन इमिट होते हैं, थर्मल रेडिएशंस। ये थर्मल रेडिएशन इमिट करता है और इस फूड के पार्टिकल्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है F डैश और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है F। माइक्रोवेव ओवन इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को आपस में मैच कर देती है, जिसकी वजह से सारा थर्मल रेडिएशन का हीट इस फूड में चला जाता है और या वो गर्म हो जाता है या पक जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी थर्मल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फूड के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रही है, और जब भी दो फ्रीक्वेंसियां हम लोग मैच करते हैं इसे हम अपने वर्डिंग में रेजोनेंस कहते हैं। सो माइक्रोवेव ओवन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। ये भी माय डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस है, और अगर ये एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 7। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है इसमें क्या कह रहे हैं? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 ये है कि फर्ज करो हमारे पास है एक पेंडुलम। ये हमारे पास है एक पेंडुलम, यही पेंडुलम दोबारा लिया गया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 का आइडिया आपके साथ शेयर हो रहा है। सेम पेंडुलम लिया है, लेकिन यहां है कराची और यहां है मरी में और कराची में सेम पेंडुलम को आप ऑसिलेट कर रहे हो। इधर जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो Tk है और इधर जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो Tm है। कह रहे हैं कि आप बताओ कि Tk और Tm के दरमियान कौन सा रिलेशन ठीक रहेगा, परफेक्ट रहेगा। इजी है। As we know that the time period of simple pendulum is 2 pi under the root L over G। अगर आप देखें तो दोनों जगहों पे 2 पाई सेम है,
सेम पेंडुलम का मतलब है कि दोनों जगहों पे लेंथ भी सेम है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि जिस इलाके में जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां टाइम पीरियड कम होगा, और जिस इलाके में जी की वैल्यू कम होगी वहां टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब कराची और मरी में कहां जी की वैल्यू ज्यादा है, कहां कम है जी की वैल्यू? तो आप कहेंगे सर कराची मैदानी इलाका है, साहिल समंदर है, सो दैट्स व्हाई वहां पर ग्रेविटी ज्यादा है, और मरी हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरिया है, हाइटेड है, तो वहां ग्रेविटी कम है। इसका मतलब है कि कराची वाली जगह में जी की वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा यहाँ टाइम पीरियड कम होगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। लेकिन मरी वाली जगह में जी की वैल्यू कम है, लिहाजा यहाँ टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? ज्यादा। सो द परफेक्ट कंक्लूजन इज that the time period at Karachi will be smaller than the time period in Murray. Hence, time period in Karachi is less than time period in Murray, और ये ऑप्शन मौजूद है हमारे स्टूडेंट ऑप्शन सी में। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी ठीक है। नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है। फर्ज करो ये एक स्प्रिंग है और आप लोगों ने इस स्प्रिंग के साथ एक मास लगाया है और साथ में कहा है कि ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि इसके साथ एनवायरमेंटल इंटरएक्शन नहीं है। एनवायरमेंटल इंटरएक्शन नहीं है, ये आइसोलेटेड है, यानी एनवायरमेंटल इंटरएक्शन नहीं है। ठीक है, अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है तो ऑसिलेशन के दौरान इसकी टोटल एनर्जी के बारे में आपका ओपिनियन क्या होगा? स्प्रिंग मास सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी के बारे में आपका ओपिनियन क्या होगा? तो सिंपल है, आपको पता है एनवायरमेंट क्या करता है। एनवायरमेंट सिस्टम्स को या एनर्जी देता है और या उस ही की एनर्जी छीन लेता है, या एनर्जी छीन लेता है और या एनर्जी देता है। अगर एनवायरमेंट इंटरैक्ट करेगा तो सिस्टम को या एनर्जी देगा या लेगा। अगर एनवायरमेंट इंटरैक्ट नहीं करेगा तो सिस्टम को ना एनर्जी देने वाला कोई है ना लेने वाला कोई है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट फॉर आइसोलेटेड oscillating system, the total energy always remains constant, and hence the correct option in this regard will be option D. आप चेक करेंगे, अगर ऑप्शन डी है उसमें कांस्टेंट होगा या सी होगा या डी होगा। मैं ऑप्शन इसलिए मेंशन नहीं कर रहा कि समझ नहीं आ रहा कि कांस्टेंट सी में लिखा है या डी में लिखा है। आप बुक में चेक करें, बट द आंसर इज कांस्टेंट। द आंसर इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 किया और क्वेश्चन 4 किया। नाउ लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं क्वेश्चन 5 में कि हमारे पास एक पेंडुलम है। इट इज अ पेंडुलम, और आप लोग क्या करना चाहते हो? आप इस पेंडुलम के टाइम पीरियड को मालूम करना चाहते हो। एक पेंडुलम है और उसके टाइम पीरियड को हम लोग मालूम करना चाहते हैं, तो वो हमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी को स्मॉल रखना बेहतर है, कौन सी क्वांटिटी को हम स्मॉल रखें तो बेहतर है। तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए अगर आप चाहते हो कि एक्यूरेट आंसर आपको मिले तो कोशिश करें कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो आप कम रखें। ये जो एम्पलीट्यूड है इसे आप स्मॉल रखें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 100% जीरो एनवायरनमेंट इज इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इस सिस्टम के आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन एयर के ये मॉलिक्यूल्स इस पेंडुलम के साथ टकराएंगे और इसके मोशन में खलल डालेंगे, तो इसका ओरिजिनल नेचुरल टाइम पीरियड कुछ और होगा और इसका अपेरेंट टाइम पीरियड आपको कुछ और मिलेगा।
तो जितना इस बॉब ऑफ पेंडुलम का एयर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कम होगा उतना दोनों टाइम पीरियड में डिफरेंस कम होगा, यानी एक्चुअल टाइम पीरियड और इवैल्यूएटेड टाइम पीरियड में डिफरेंस कम होगा। सो परफेक्ट रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड हासिल करने के लिए हम चाहते हैं कि सिस्टम का एयर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन स्मॉल हो, और वो तभी मुमकिन है जब वो छोटा छोटा वाइब्रेशन करेगा तो कम एरिया ऑफ एयर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा और कम डिफरेंस आएगा। लिहाजा करेक्ट आंसर है while evaluating time period of simple pendulum we have to keep amplitude of the system small। अगर आप इसको small रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, and the correct option is option B। My next question is question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द बोर्ड, और क्वेश्चन 6 कहता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ये ले बना लेते हैं, ये ले जनाब हमारे पास स्प्रिंग और ये ले इसके साथ मास, ये ऑसिलेशन कर रहा है, करेगा। इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। फिर आपने क्या किया? फिर कहते हैं यही स्प्रिंग दोबारा ले सेकेंड केस में, लेकिन जो मास है पहले वो m था, अब आपने वो मास कर दिया है 4m, m से मास 4m में चला गया। तो बताएं कि अब हमारे पास जो नया टाइम पीरियड होगा t डैश वो क्या होगा? बहुत इजी है, हम कहेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 2 पाई अंडर द रूट m ओवर k। ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो 2 पाई m ओवर k अंडर रूट मास m था तो टाइम पीरियड t था। अब 2 वही रहेगा, पाई वही रहेगा, अंडर रूट वही रहेगा, k वही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग नहीं बदला, स्प्रिंग नहीं बदला, बस मास m के बजाय 4m हो गया। तो इधर टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? कहेंगे सर आसान है, 4 का जब रूट आएगा तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और 4 का जो रूट है that will bring, देखो t तो 2 पाई m और k अंडर रूट से तो t तो आएगा, 2 पाई m के अंडर रूट ही t है, तो इधर भी m रूट k रूट पाई 2 ये सब मिलकर t होगा। लेकिन ये 4 का जो रूट है ये t के आगे एक्स्ट्रा लगा देगा 2, ये क्या लगा देगा? 2, यानी पहले टाइम पीरियड t था, अब टाइम पीरियड t के डबल है। जब t के डबल है तो कितना है? तो कहें सर t तो 2 सेकंड था, यानी ये 2 सेकंड था, तो अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन के द टाइम पीरियड विल बी 4 seconds, and hence the correct option is answer is 4 second and the option is option D। ऑप्शन डी ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन वो मास बेस्ड स्प्रिंग के लिए नहीं है, बल्कि वो है पेंडुलम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 अब ये कह रहे हैं कि फर्ज करो ये आपके पास एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है विद सर्टेन टाइम पीरियड t, जबकि इसका लेंथ l है। फिर कह रहे हैं कि अगर यही पेंडुलम हम दोबारा ले लें, लेकिन इसका लेंथ हम 4l कर दें, इसका लेंथ हम बढ़ा दें, इसका लेंथ अब हमने कर दिया है 4l, यानी पहले लेंथ l था, टाइम पीरियड t था, और t की वैल्यू गिवन है 2 सेकंड, इसमें भी 2 सेकंड गिवन है, इनिशियल टाइम पीरियड 2 सेकंड गिवन है। तो पेंडुलम का लेंथ l था, टाइम पीरियड इनिशियल 2 सेकंड था, ठीक है। अब लेंथ आपने 4 कर दिया, तो अब जब ये ऑसिलेशन करेगा तो नया टाइम पीरियड t डैश किसके बराबर होगा? ये भी आसान है। As we know that t is equal to 2 pi under the root l over g। फिर नेक्स्ट ये फर्स्ट केस है, यहाँ 2 पाई l g अंडर रूट, तो ये t। अब नेक्स्ट केस है कि 2 फिर वही है, पाई भी वही है, अंडर रूट भी वही है, l भी उधर है, g भी इधर है। जब यही चीज दोबारा इधर आ गई तो एक बार फिर t होगा, जब ये t है तो ये भी t है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। अब l नहीं है, l के साथ 4 भी है, तो जब आप इधर 4 लगाओगे तो l g रूट पाई 2 तो t बना देगा, लेकिन 4 क्या बनाएगा? 4 का जब रूट आएगा तो इसके साथ क्या बन जाएगा? 2, बिकॉज 4 रूट इज 2। इसका मतलब है कि नया टाइम पीरियड पुराने टाइम पीरियड के डबल होगा, तो 2 अपनी जगह पर, और टाइम पीरियड जो पुराना है, ओल्ड है, इनिशियल है, वो ऑलरेडी 2 है, तो इट मीन वंस अगेन द आंसर इज 4 सेकंड।
इस तरह पेंडुलम का टाइम पीरियड भी नया टाइम पीरियड 4 सेकंड बन जाएगा और 4 सेकंड टाइम पीरियड मीन के वंस अगेन इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर। द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑसिलेशंस। ठीक है, लेट मी डिराइव क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। पेंडुलम है, क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं कि पेंडुलम है उसका, सॉरी 7 हो चुका है, 8 वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन 8। स्प्रिंग मास सिस्टम है, हमारे पास है एक स्प्रिंग मास सिस्टम। ये है स्प्रिंग और ये है माय डियर स्टूडेंट्स मास। जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेशन करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी f है, इसकी फ्रीक्वेंसी f है। हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें, सॉरी डबल कर दें। हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें। ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहा है हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हैं। कैसे करें, पूछ ये रहे हैं कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ द सेम सिस्टम, सेम स्प्रिंग। तो आप कहें सर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 1/2 पाई अंडर द रूट k by m, k by m है। तो इंटरेस्टिंग सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डबल करना है। माय डियर स्टूडेंट, इसके डबल का मतलब है कि f के आगे 2 लाना है, f के आगे 2 लाना है। सही, f को डबल करना है। कैसे कर सकते हैं, 1/2 पाई तो कांस्टेंट है। जब आप स्प्रिंग नहीं बदलोगे तो k भी तो कांस्टेंट होगा। जब तक आप स्प्रिंग के साथ छेड़खानी नहीं करोगे तब तक k तो वही रहेगा। ठीक है, ये भी सेम रूट भी सेम। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी को डबल करने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मास को चेंज कर दें, कुछ इस तरह चेंज कर दें मास को कि फ्रीक्वेंसी के साथ 2 आ जाए। तो वो भी इजी है। अगर हम मास m को 4 पे डिवाइड करें, यानी हम मास को कर दें 1/4 मीन 1/4, 1/4। मास के 4 टुकड़े करो और 1 टुकड़ा इस्तेमाल करो, इट इज कॉल्ड 1/4। जब मास को 1/4 करोगे तो इधर 2 कैसे आएगा, समझाना तो होगा। ये 4 इधर डिवाइड है, ये इधर डिवाइड है। जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 का रूट इसके आगे क्या बना देगा, 2 बना देगा। इट मीन कि फ्रीक्वेंसी को डबल करने का मतलब है कि मास को आप 4 टाइम कम कर दें। एंड हेंस व्हेन वी मेक मास 1/4 या व्हेन वी मेक मास 1/4, then the frequency of the spring mass system will become double. It will become double, and the correct option of the question is option A. When we make the mass 1/4, frequency of spring mass will become double. My next question on the board is question number 9. Question number 9 क्या है? Question number 9 कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा रिलेशन है, या ये पूछ रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहां होगा, कहां पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। तो बहुत इजी है। एज वी नो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेटेड है। अब हम जानते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्टली है और एक्सेलरेशन फोर्स के साथ भी डायरेक्टली है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर f डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। सो व्हेन या वेयरएवर या वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम, द करेक्ट आंसर इज व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम। और इसमें भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन, वी आर सॉल्विंग एमसीक्यूज ऑफ ऑसिलेशन
चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव नंबर 10। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दो स्प्रिंग्स हैं, ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है, दो अलग स्प्रिंग है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, हमने दोनों को ज्वाइन किया और सीरीज में लगा दिया। देखो सीरीज में कि इनके एंड्स आपस में ज्वाइन कर दिए हमने, ये लॉ में ज्वाइन कर दिए। अब हमने दोनों स्प्रिंग को एक साथ लगा दिया, तो इन दोनों स्प्रिंग इन सीरीज का जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? What is the net spring constant of the series combination of both the springs? कैसे मालूम करेंगे? बहुत आसान तरीका है, आपको बताता हूं, मैं डिराइव कर लेता हूं, डायरेक्ट नहीं बताता। आप इसके साथ एक वेट लगा दें, वही वेट आप इसके साथ लगा दें और वही वेट आप इसके साथ लगा दें। अभी इधर प्रूफ करूंगा, देखें। ये वेट स्प्रिंग को एलांगेट करेगा अप टू x1, ये इसको एलांगेट करेगा अप टू x2, लेकिन यहां पर स्प्रिंग 1 में भी एलांगेशन आएगा, दैट इज x1, और स्प्रिंग 2 में भी एलांगेशन आएगा, दैट विल बी x2। सिर्फ स्प्रिंग 1 तो वेट विल प्रोड्यूस एलांगेशन x1, सिर्फ स्प्रिंग 2 तो द सेम वेट विल प्रोड्यूस एलांगेशन x2, but the same weight will produce x1 in spring 1 and x2 in spring 2। अब देखिए क्या कहना चाहता हूं। हुक्स लॉ है कि फोर्स इज इक्वल टू kx, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स स्प्रिंग 1 की बात करें तो फोर्स की जगह तो हमने वेट ही लगाया है, k की जगह k1 और x की जगह x1। दिस इंप्लाइज कि हम x1 की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं w/k1, x1 की जगह k1 इस तरफ ले आओ तो w/x1। अगर माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स मैं स्प्रिंग 2 कहूंगा तो फोर्स का काम फिर w ने किया है। यहां स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है और डिस्प्लेसमेंट या एलोंगेशन x2 है। दिस इंप्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू w/k2। ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में फोर्स अभी भी w है। कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट को आप के नेट कहोगे, लेकिन कॉम्बिनेशन में जो एलोंगेशन है वो है x1 प्लस x2। सो एलोंगेशन की जगह हमारे पास आएगा x1 प्लस x2। वैल्यूज पुट करें, w की जगह w, के नेट हमें मालूम करना है, और x1 की जगह है w/k1 प्लस w/k2। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स w is equal to k net w/k1 plus w/k2 ये आ गया है। मैं इसको इधर से सॉल्व कर रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं इसको उधर। अब आपके पास कैलकुलेशन की समरी ये है कि लेफ्ट साइड पे है w और राइट साइड पे है नेट के जो आप ढूंढ रहे हैं, जबकि इसके साथ एलसीएम आएगा, k1 और k2 का एलसीएम होगा k1 k2, इन दोनों का एलसीएम होगा k1 k2। k1 k2 डिवाइड बाय k1, so you will get k2 time of w plus k1 k2 डिवाइड बाय k2, you will get k1, और k1 मल्टीप्लाई बाय w, you will get k1 w। अब देखो w is equal to k net अपनी जगह पर, इन दोनों से आप w कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर बचेगा k2 प्लस k1 डिवाइड बाय k1 k2। w और w क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। अगर ये कैंसिल हो गए तो ये k1 k2 इस तरफ आकर ऊपर हो जाएगा k1 k2, और ये इस तरफ आकर k1 प्लस k2 बन जाएगा, इट इज इक्वल टू k net। इसका मतलब है कि अगर ये स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग्स को आप सीरीज में कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन का जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2, and the correct option is option C। होप आप समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया देखने का, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।